नमस्कार, मैं अशोक कुमार ठाकुर भारतीय सेना से एक्स जाट रेजिमेंट का ट्रेंच और राजपूताना राइफल में कई ऑपरेशन का साक्षी और भागीदार रहा। प्राचीन समय में संजय, जिसने महाभारत की घटनाओं का पूरा विवरण आंख से अंधे धृतराष्ट्र को सुनाया था, परंतु आज इस वर्तमान के संजय को हमारी भारतीय सेना की वीरता के किस्से, उनका जीवन का सर्वोच्च बलिदान आज इस आंख की अंधी जनता नहीं, इस अपने स्वार्थ के अंधी जनता को सुनाने का मुझे मन किया। क्योंकि हम अपने स्वार्थ, सुख, आराम और विलासिता में बैठ करके भारतीय सेनाओं के लिए सोचते हैं। सोच के देखिए, मैं एक युद्ध का वर्णन आपसे करता हूं। मैं देखता हूं डोगराई का मैदान, जहां पर मुझे दिखते हैं 3 महावीर चक्र, 4 वीर चक्र, 7 सेना मेडल, 8 मेंशन इन डिस्पैच और 8 कमेंडेशन कार्ड एक बटालियन के द्वारा जीतते हुए वो 3rd जाट, जिसके मुकाबले में है पाकिस्तान की 3rd ब्लूच, 16 पाकिस्तानी पंजाब, 8 पाकिस्तानी पंजाब, 12 पाकिस्तानी पंजाब, आर्मर के 30 टैंक और 23 कैवलरी फौज। समझ नहीं आता कि छोटी सी यूनिट, एक बटालियन जाट रेजिमेंट की एक छोटी सी यूनिट 3rd जाट, और मुकाबले में इतनी बड़ी सेना, मगर जाट सैनिकों का अदम्य साहस, देश पे मर मिटने का जज्बा मुझे फाइनल दिखाई देता है। 16 पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब के कमांडिंग ऑफिसर GF गोलेवाला मेजर बेग के शव, 106 JCOs के युद्ध क्षेत्र में मरे हुए शव और 308 अदर जवान के मरे हुए शव और शरीर दिखाई देते हैं दुश्मन की तरफ। इस टैंकों में 12 टैंक बर्बाद और कितनी बख्तरबंद गाड़ियां टूटी फूटी हालात में। और जाट रेजिमेंट के लॉस की बात करूं तो जाट रेजिमेंट के 5 जवान और 5 ऑफिसर और 59 जवान शहीद होकर के ये प्राप्ति करते हैं। मुझे युद्ध क्षेत्र दिखाई दे रहा है, मुझे उस युद्ध क्षेत्र में अपने साथियों, अपने बहादुर जवानों की, ऑफिसर्स की वीरता भी दिखाई दे रही है। 5 सितंबर 1965 3rd जाट को आदेश मिलता है डोगरई गांव की तरफ एडवांस का। और दोस्तों, सूबेदार खजान सिंह, जो हॉस्पिटल में पीलिया के कारण अपने को स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, जैसे ही उनको सूचना मिलती है कि उनकी यूनिट युद्ध क्षेत्र की तरफ बढ़ रही है, यह आदमी हॉस्पिटल से भाग जाता है, क्योंकि उसको दादा का सेंटेंस याद आता है कि वो लड़ाई में एक बार मौका मिलेगा जब तुम्हें अपनी काबिलियत, अपने शौर्य को सिद्ध करना पड़ेगा। 6 तारीख को ये डोगराई पहुंच जाता है और युद्ध छिड़ जाता है। यूनिट से जुड़ते ही सूबेदार खजान सिंह को ब्रेवो कंपनी का सीनियर JCO का पद दे करके 6 सितंबर को लड़ाई के लिए मूव कर देते हैं। और इस पहली ही बैटल में सूबेदार खजान सिंह 21 पाकिस्तानी बलूच रेजिमेंट के 22 जवानों को मारकर 17 को युद्धबंदी बना देते हैं। खजान सिंह के सिर में एक गोली लगती है, पर देखिए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, वो गोली उनके हेलमेट में लगती है, जिससे उसके हेलमेट के कुछ टुकड़े उनके माथे में घुस जाते हैं। परंतु ये जाट एक नारे के साथ उठता है और बोलता है जाट बलवान, और प्लाटून बोलती है जय भगवान, और अटैक कंटिन्यू हो जाता है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि सभी प्लाटून के साथी अपने कमांडर के लिए चिंतित हैं।
मगर जैसे ही वो 6 सितंबर का युद्ध जीत लेते हैं, फटाफट मेडिकल सहायता दी जाती है सूबेदार खजान सिंह को, और थोड़ी सी मरहम पट्टी कराने के बाद ये फिर अगले ऑपरेशन के लिए चल पड़ता है। मुझे लगता था कि खजान सिंह को बचाने वाला देवदूत अपने ओवर टाइम पे था। खजान सिंह लगातार ऑपरेशनों के लिए आगे तैयारी करते रहते हैं, और जिन पोस्टों की हिफाजत के लिए उनको तैनात किया जाता है, वो उन पोस्टों के साथ अग्रिम मोर्चों पर भी भाग लेते रहते हैं। 21-22 सितंबर को फिर गोली लगती है उनके कंधे में, और मैं देखता हूं उसकी पट्टी करवाने के बाद खजान सिंह अपने मेडिकल डॉक्टर को और सीए साहब को यकीन दिला पाते हैं कि मैं युद्ध के लिए अभी तैयार हूं, स्वस्थ हूं, और 23 तारीख के फाइनल असॉल्ट के लिए फिर निकल पड़ते हैं, जिसमें एक गोली उनके फिर एक सीने के पास लगती है। फटाफट उनको मेडिकल सहायता दी जाती है, और तभी संघर्ष विराम की घोषणा होती है। जैसे ही डॉक्टर इनसे पूछता है कि अभी क्या पोजीशन है, ये मन ही मन अपने को बोलते हैं कि मैं खाली गोलियों से या घायल होने से बच जाने के लिए तो हॉस्पिटल से नहीं भागा था। इनको तुरंत पीछे मेडिकल कैंप भेजा जाता है, जहां इनके माथे पर लगी हुई गोली की से कारण जो किरचें बनी होती है वो इनके सिर में घुस गई होती हैं, और जब वो पट्टियों से उनका पट्टियां हटाई जाती हैं, दोस्तों हॉस्पिटल के सभी कर्मचारी बोलते हैं कि यही वो फौजी था जो लड़ाई के लिए भाग गया था हॉस्पिटल से। ये थे वो खजान सिंह, जिनको वीर चक्र से भारतीय सेना, भारत देश ने नवाजा। डोगराई का युद्ध हो, और सूबेदार पालेराम को कैसे भूल सकते हैं। चार्ली कंपनी के सीनियर जेसीओस 108 जवानों के साथ डोगराई पर अटैक मारते हैं। रात 1:30 बजे जो पाकिस्तानी सेना किसी आराम के मूड में होती है, 1:30 बजे का यह अटैक पाकिस्तानी सेना को हतप्रभ कर देता है। जाट पूरी ताकत से टूट पड़ते हैं। 6 गोलियां सूबेदार पालेराम के शरीर में लगती है। साथियों को लगता है कि पालेराम नहीं बचेंगे, मगर तभी पालेराम आश्चर्यजनक गति से उठते हैं और दुश्मन की एक फायरिंग करती हुई पिल बॉक्स पोस्ट पर, उस मशीन गन की फायरिंग में उस पर टूट पड़ते हैं हैंड ग्रेनेड से। अपने कमांडर को इस तरह युद्ध करता हुआ देखकर बाकी सैनिक भी जोश से भर जाते हैं। यकीन मानेंगे, उस रात के अटैक में 81 जवान या तो शहीद हो जाते हैं या बहुत बुरी तरह घायल होते हैं। परंतु सूबेदार पालेराम का यह नारा, आगे बढ़ो, जवाब दो इनको, उनकी यह आवाज सुन करके दूसरी तरफ चार्ली कंपनी के कैप्टन कपिल थापा अपनी जान को जोखिम में रख करके पालेराम के आह्वान पर कैप्टन हरदयाल प्लाटून कमांडर आगे बढ़ते हैं। कैप्टन कपिल थापा जो युद्ध में दिखाई दे रहा है मुझे कि कैप्टन कपिल थापा का भी देवदूत उनके साथ तो है, परंतु इतने रिस्क की उसको भी कल्पना नहीं है। दोस्तों, एक बार वो पाकिस्तान के रेंज के अंदर घुस जाते हैं, बड़ी मुश्किल से निकल करके उन पर अटैक करते वापस आते हैं। उनको 2 गोलियां पिल बॉक्स से लगती हैं। वो फिर उनको एक सिपाही राम सिंह खींच के ले जाता है, वो फिर भिड़ जाते हैं, और बार बार करते हुए फिर एक पोस्ट पर हैंड ग्रेनेड ड्रॉप करते हुए, इस समय कैप्टन कपिल थापा का देवदूत उनके साथ नहीं था। दुश्मन की एक मशीन गन ने उनकी तरफ मुंह किया, परंतु तभी कैप्टन कपिल थापा चिल्लाते हैं कि साथियों, एक को भी जिंदा वापस मत जाने देना। आप ये सोचो कि रात की लड़ाई, दुश्मन की पहचान नहीं हो रही, और भारतीय सैनिक स्टैब्लिश फोर्स से भिड़े हुए हैं, क्योंकि हम अटैक मार रहे हैं उस पोस्ट पर। कैप्टन कपिल थापा अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं। तभी कैप्टन हरदयाल अपनी प्लाटून लेकर के दुश्मन के टैंकों की तरफ टूटते हैं। एक बड़ी अजीब सी घटना होती है कि उनका मेजर रहमत खान, जो अपनी आर्मर्ड कमांडर था, वो पोस्ट से चढ़ के नीचे की तरफ कूदता है। तभी 2 गोलियां उसके कंधे पे लगती हैं और वो नीचे गिरता है, और तभी मेजर त्यागी की संगीन उस मेजर के सीने में पार हो जाती है। परंतु
उसको संगीन लगने के बाद भी मेजर रहमत खान अपनी पिस्टल से 2 गोली मेजर त्यागी के सीने में मार देता है। एक टैंक पे खड़ा एक सिपाही मैं देख रहा हूं, वो मेजर त्यागी की तरफ अपने चाकू को फेंक के मारता है ताकि उनको लगे और शक्ति टूटे अपने अफसर को बचाने के लिए। मगर उसके बगल में खड़ा सिपाही राम सिंह, मैं यकीन नहीं कर पा रहा, वो राम सिंह जो पहले किसी और से भिड़ रहा था, वो भाग के टैंक पे चढ़ता है और उस पाकिस्तानी सिपाही को नीचे गिरा देता है। उधर मेजर रहमत खान और मेजर त्यागी आपस में गुत्थम गुत्था है, परंतु मेजर त्यागी, क्योंकि बॉडी बहुत स्ट्रांग थी मेजर त्यागी की, और मेजर त्यागी मेजर रहमत खान की जान ले लेते हैं। मेजर त्यागी को तुरंत बाकी साथी पीछे करते हैं क्योंकि उनके 2 गोलियां सीने में लग चुकी थी और पहले भी कई 2 गोली लग चुकी थी उनको लड़ाई के दौरान। उनको जब पीछे ले जाते हैं तो वो अपने सीईओ से कहते हैं कि कर्नल हेड से कि सर, मेरा साथी राम सिंह रोड के उस पार पड़ा जिसने ये हिट मारी थी उस पाकिस्तानी सिपाही को, प्लीज उसका भी ध्यान दो। खैर, सिपाही राम सिंह शहीद हो चुका था। मेजर त्यागी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिजिकल फिटनेस बहुत हाई लेवल की थी, परंतु ये जख्म 25 तारीख को इस वीर योद्धा को इस दुनिया से विदा कर देती है। मैं कैसे सिपाही लहना सिंह को भूलूं। मैं देख रहा हूं कि इच्छो की लहर में भागती हुई 8 पंजाब के जवानों को वो नहर के पास जाकर के अंदर घुस के शूट कर रहा है। 30 जवानों को मार चुका है पाकिस्तानी जवानों को, और जब फाइनली देखा गया तो 53 पाकिस्तानी जवान मार चुका था। मैं कैसे भूल सकता हूं इस डोगराई युद्ध में, क्योंकि इस डोगराई युद्ध को देखने के लिए पूरे संसार में इसका चैप्टर बनता है। भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री डोगराई का विजिट करते हैं, चीफ ऑफ द आर्मी विजिट करता है, और आज इस डोगराई में न जाने कितनी कहानियां छिपी हुई हैं, कितने ही सूरवीरों की गाथाएं इस डोगराई गांव में हैं, जिन्होंने 3 बार इस गांव को जीता, 2 बार उनके हाथ से छूटा, पर फाइनली ये गांव भारतीय सेना को उन्होंने समर्पित किया। मैं कुछ फोटो आपको जरूर दिखाऊंगा इसकी। दोस्तों, समय कम है, कहने को तो बहुत कुछ है, पर इतने से ही आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।